सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सूबा सिंध में पुलिस के ऊपर कोई हुकूमती कंट्रोल नहीं है और ये एक ऐसी अनोखी बात है जिसकी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वफाक और सिंध हुकूमत में एक तरफ दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं तो अपोजिशन भी बड़ी तैयार नज़र आती है। आज भी अपोजिशन ने एक बैठक की है और हुकूमत के खिलाफ कुछ हिकमत अमली भी बनाई है। दूसरी जानिब हुकूमत भी मसरूफ़ है एमनेस्टी स्कीम लाने के लिए और इस मसरूफ़ अमल में अभी तक कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। काबीना के इजलास में भी इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि कई काबीना अरकान को इस पर इख्तलाफ था। इस इख्तलाफ की वजह से मंजूरी नहीं दी जा सकी। फिर आज भी इजलास हुआ और आज भी एमनेस्टी स्कीम पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगले इजलास तक तमाम तर मामला जो है वो मौखर कर दिया गया है। लेकिन कुछ मामलात हैं जिन पर आज डिस्कशन हम करेंगे कि एमनेस्टी स्कीम जिसकी मुखालफत हुकूमत हमेशा करती आई, लेकिन यह एमनेस्टी स्कीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ला रही है वो पिछली एमनेस्टी स्कीम से कैसे मुख्तलिफ है। काला धन सफ़ेद हो रहा है, मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है, फ़ायदा किसको होगा। और जो दस्तावेज़ है ज़रा उसका जिक्र मैं कर दूं कि जो स्कीम है एमनेस्टी स्कीम इसको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिजुल अमल किए जाने का इम्कान भी है। ज़रा आज में इजलास में क्या बातें हुई, गो के इस पर कोई पेशरफ तो नहीं हो सकी, क्या क्या मामला तय पाए हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, पहले ज़रा उनसे बात कर लेते। मैं मेहमानों साहब का तारुफ करवाऊँगी। गुलाम मुर्तज़ा मुझे बताइएगा कि आज भी कोई पेशरफ ना हो सकी, क्या इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या आज भी कुछ इख्तलाफात थे या मनफी और मुस्बत पहलुओं को ही सिर्फ देखा गया? जी बिल्कुल समिया, इसी तरह से है। आज भी स्पेशल इजलास था और एक नुकाती एजेंडा था इस इजलास का। इसमें एमनेस्टी स्कीम के कदोफाल जो थे वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से सामने रखे गए और फिर इतराज़ात का एक बुलंदा था जो कि तमाम वफाकी वज़रा ने सिवाय एक दो के खोल दिया। सबकी जानिब से बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा कि बल्कि एक तो कोट अनकोट एक वजीर ने ये भी कहा कि अगर पिछली हुकूमत की जिन पर हम तनकीद करते हैं वो एमनेस्टी अगर हराम थी तो ये हमारी वाली हलाल कैसे होगी। और उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है यहाँ मीडिया में भी और आम जनरल पब्लिक में भी, और हमें इसके खदोफाल के हवाले से हमें बताया जाए कि अगर वो गलत थी तो ये सही कैसे हो गई। और वजीर आज़म साहब जो है उन्होंने भी अपने इस हवाले से एक सवाल पूछा असद उमर से और वजीर खजाना, उनसे कहा गया कि आप ये बताइए कि ये स्कीम हम किस तरह से और क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा मैं आपको तन्हाई में ये वजह जो है मैं बता सकता हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, ये काबीना है, काबीना के इजलास में तमाम लोगों से हमने मुशावरत करनी है तो आप बेहतर होगा कि सबके सामने ये इस को आगाह करें, अवान को जो काबीना का इजलास है इसमें आगाह करें और अहदाफ क्या रखे गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें आएंगे, कितना पैसा आएगा और नेशनल एक्सचेकर में एफबीआर के पास। यानी कि आप ये बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा कि ये जो इजलास जो कि खुसूसी तौर पर इस स्कीम के लिए था इसमें भी स्कीम की डिटेल्स नहीं दी हैं वजीर खजाना ने? जी बिल्कुल, ये इजलास जो था वो एक ही नुकाती एजेंडा था इसका, जिस तरह से मैंने किया कि ये एक एजेंडे के ऊपर ही बातचीत की गई है। लेकिन फिर भी इस इजलास में आज फिर इस एमनेस्टी स्कीम को मौखर कर दिया गया है और इसके मौखर होने की वजह वज़रा का इससे गैर मुतमिन होना है और उनकी तसल्ली नहीं हुई। सवाल जवाबात का सिलसिला आज भी जारी था और जो कुछ पॉइंट्स लिखवाए गए हैं वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर को, उनसे कहा गया है कि वो इन सवालात का जवाब भी जो है वो साथ लेके आए और एफबीआर से भी ये पूछे, क्योंकि आप हमने जाली अकाउंट्स के हवाले से भी, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बहुत से केसेस जो हैं वो खोले हुए हैं और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। बिल्कुल सही, वो सवालात तमाम तर बिल्कुल वज़रा की जानिब से दे दिए गए हैं असद उमर साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। वज़ारत ज़राए ख़ज़ाना का ये कहना है, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का,
कि जो अभी स्कीम है उसके कुछ खदोखाल हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बेनामी असासों पर 10%, बैरून मुल्क रखे गए असासे जिनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा उन पर 5% और दीगर असासों पर 7.5% टैक्स अदा करना होगा और सोने पर 5,000 रुपये फ़ी ग्राम टैक्स अदा करना होगा। दीगर ज़ाहिर तफसीलात और डिटेल्स उन्होंने अपने वज़ीर को नहीं दी अभी असद उमर साहब ने, तो अभी डिटेल्स आना इसकी बाकी हैं। मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अली गौहर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपसे कुछ ही देर में, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वही एमनेस्टी स्कीम है, वही काला धन सफ़ेद करने के लिए एक स्कीम जो कि हुकूमत ला रही है। गो के इख्तलाफ मौजूद है, वज़रा इख्तलाफ कर रहे हैं, सीरिया मंजूरी नहीं दी जा सकी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पुरानी चीज़ नई पैकेजिंग में दस्तियाब है तो क्या ये गलत होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो एमनेस्टी स्कीम आई थी वो 1.5 या 2% के ऊपर आई थी और अभी मुख्तलिफ सेक्टर से और बिजनेसमैन ने ये वज़ीर ख़जाना से बात की है कि एक आखिरी एमनेस्टी स्कीम लाई जाए ताकि वो लोग जो उस लास्ट अपॉर्चुनिटी से रह गए थे, चाहे वो बेनामी अकाउंट्स हों या बैरून मुल्क का जायदाद हो या सरमाया हो या बैंक अकाउंट्स हो, उनको वो लीगलाइज कर सकें। मगर जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि पंजा सख्त होता जा रहा है और जो है बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, बेनामी अकाउंट्स के ऊपर जो है सख्ती होने जा रही है और ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए जो 5 से और 10% के दरमियान ये टैक्सेस दे के और एमनेस्टी को ये अपनी जायदाद को लीगल कर सकेंगे। मगर काबीना में क्योंकि डिस्कशन हो रही है पिछले 2 हफ्ते से और ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि काबीना में डिस्कस होके इसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। मैं ये नहीं समझता कि बग़ैर डिस्कस किए हुए बग़ैर काबीना में और प्राइम मिनिस्टर इसकी अप्रूवल देंगे। चलें ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करें, उनसे ही बात कर लेते हैं। कायरा साहब, गो के एमनेस्टी स्कीम पर अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई, अगले इजलास तक ये मामला मौखर हो गया है, लेकिन ये स्कीम एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नाफिजुल अमल की जाएगी, ये इम्कान है। तो यानी कि वो बात जो कि हुकूमत पहले कर चुकी है कि अगर अपोजिशन साथ नहीं देगी तो हम सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये इस्तेमाल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे, स्कीम पर भी और इस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी? देखिए, सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे एक एडहॉक सी सूरत हाल का सामना करने के लिए बनाया गया तरीकाकार है कि अगर असेंबलियां सेशन में नहीं और कोई बहुत इमरजेंसी में कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ती है तो उसको लेजिस्लेशन की जाए, लेकिन ही किसी असेंबली का इजलास हो फौरी तौर में उससे वो ले किया जाएगा ऑर्डिनेंस और अगर पास नहीं होता तो वो खत्म हो जाएगा। अगर हुकूमत ने इस तरह की रेगुलर लेजिस्लेशन और जो बड़े ठहराव के साथ बड़े सोच समझ के जिसमें कोई जल्दी नहीं है ये ऑर्डिनेंस नाफिज करना चाहिए। असेंबलियाँ तो यह है कि असेंबली को बेतौकीद करेंगे जो ये करते रहे, असेंबली के वजूद कोई मानती ही नहीं, अच्छा। पार्लियामान को इज्जत देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो सियासी जमात प्रेसें भी इनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, लोग अदालतों में जाएंगे और ये ऐसा कानून स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अपोजिशन पूछ रही है ना, हमें पता था कि इनको IMF के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये खुद दावे करते रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। आज भी हमें ये एतराज नहीं है कि क्यों गए हो, हम तो कह रहे हैं लेट गए हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आप तो ये कल दावे करते थे, नारे मारते थे, कौम से झूठ बोलते थे, आज मानो ना कि आप झूठ बोलते रहे कौम से। इसी तरह एमनेस्टी स्कीम को आपने बहुत क्रिटिसाइज किया, वजीर आजम ने भी और वजीर खजाना ने भी जब वो अपोजिशन में थे। आज वो खुद उसी तरह की एक एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, तो पिछले किए की माफी मांग लो और लाओ इसको पार्लियामान में, लाओ वहां पे इसको अपना बिल पास करा लो। बिल अगर पास नहीं होता तो अपनी अदाओं पे गौर करे। अगर इन्होंने लेजिस्लेशन के सहारे कानून साजी करना चाहिए तो नहीं होगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो सकेगी। अच्छा। इनको चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी का मॉडल देखें, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अपने साथ चले, नैब अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें,
हुकूमत अपोजिशन को गालियां देने का रिवाज बंद करे, अपनी जबानों को कंट्रोल करे और अपोजिशन के साथ बैठ के इत्तेफाकी राय से कानून साजी करे, जिस तरह हमने की। हमारे पास 125 मेंबर्स थे और हमने उससे लेजिस्लेशन रिकॉर्ड की है, 18वीं तरमीम की है। और उसके बाद पाकिस्तान का कौन सा सेक्शन है जहाँ जिस पे लेजिस्लेशन नहीं हुई, इनको भी, और कंसेंसस लेजिस्लेशन होती रही हमारे दौर में। इनके सामने वो मॉडल है कि वो अपोजिशन को साथ ले और जो अपोजिशन के जायज मुतालबे हैं हक तर्दी न करे, उसको माने और लेजिस्लेशन करे। अगर नहीं, वो नहीं करना, तो फिर उनके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है जो हमारे मुतालबा नहीं है, लेकिन रास्ता फिर वही रह जाता है कि ये आवाम के पास जाए और आवाम को कहें कि हमें दोबारा मैंडेट दें और भारी मैंडेट दें कि थोड़े वोटों के साथ। बिल्कुल सही पे 2/3 अक्सरियत हो, फिर जो दिल चाहे करें। बिल्कुल सही पॉइंट है। कायरा साहब, अली गौहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली गौहर साहब, गो के एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करी है हुकूमत ने, लेकिन अब वो ला रही है एमनेस्टी स्कीम और उनका कहना है कि इससे काला धन सफ़ेद तो होगा, लेकिन उन लोगों का होगा जो पाकिस्तान से बाहर अपने असासे हैं उनको लेकर आएंगे, वो पैसा मुल्क में लाएंगे, तभी उनको फ़ायदा हम पहुँचाएंगे इस स्कीम के ज़रिए। मुझे बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत तो कह रही है कि बैठें मिल के बात करें, लेजिस्लेशन करें तो कोई मसला नहीं है। क्या नून लीग भी इसी तरह की कोई पेशकश करेगी हुकूमत को या नहीं? देखें, मैं कायरा साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि आज तक आप देखें ये जिस कंटेनर के मोड़ पे खड़े हो के जिस तरह से इन्होंने पहले अपोजिशन में मुल्क में धरने दिए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, आज भी उसी तरह से, चाहे ये असम्बली के अंदर बैठ के बात करें, इनके वज़रा बात करें, आज भी जो है ये इसी तरह से बात करते हैं कि जिस तरह से ये कंटेनर पे बैठे हुए हैं। और इनका जो अपोजिशन के साथ रवैया है, ये अगरचे इधर मैं एक शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान का ज़रूर हवाला दूंगा कि उन्होंने कहा कि कुछ जो फैसला कुन कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब और वो लोग जो हैं वो हुकूमत में हों। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये जो इनका रवैया है, जो इनका तरीक़ेकार है, वो इस चीज़ की गम्मादी करता है कि ये इनके अंदर कुछ बोलता है। आज अगर ये एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं तो इन्होंने तो अपने हर जो बात की है उसका बिल्कुल बरक्स और उसके बिल्कुल उलट किया है। और आप ये देखें कि ये ऐसे ही है जैसे वो थूक के चाटने के मुताबिक है कि इन्होंने वो एमनेस्टी स्कीम के बारे में जो कुछ कहा, IMF में जाने के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा, आज ये वही काम करने जा रहे हैं जिन चीज़ों को ये कहते थे कि ये तो गुनाह कबीरा है और ये तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। हत्ता कि हम तो ये समझते हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिर्फ स्टैंप लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और इस एमनेस्टी के हवाले से हाँ मैं जरूर ये आपको वजाहत करूं कि ये जो कहते हैं कि जो बाहर से पैसा आएगा और उस पे होगा, एक्चुअली जो इनकी ATM मशीन हैं उनका सारा सरमाया भी बाहर से है। ये अपना जितना भी वो ब्लैक मनी है और जिन लोगों को ये वो सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, ठीक है सर सवाल ले लें, मेरी गुजारिश सुनिए, जिन लोगों को सवाल ले लें फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक, मेरा सवाल ले लें सर। सवाल ये कि ठीक है जो भी दावे किए वो नहीं पूरे किए, सारे वादे गलत, लेकिन क्या अभी भी इस सिचुएशन में भी अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है लेजिस्लेशन के मामले पर? देखें, हमने तो और हमारी लीडरशिप ने तो कई दफ़ा इनको ऑफ़र करवाई है कि हम मुल्की मफाद में जो भी काम होंगे, जो भी फैसले होंगे, हम उसके लिए तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आता, मेरा ख्याल है कि जो इनका रवैया है, जो इनका तरीक़ाकार है, इनको शायद किसी का तावन चाहिए नहीं। ये मुल्क में अमन और तरक्की इनका एजेंडा नहीं, बल्कि मुल्क में अफरा तफरी और अवाम से लगता है कोई इंतकाम ही इन लोगों का एजेंडा है। आप ये देखें कि इस वक्त महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ये एमनेस्टी स्कीम भी इस वक्त कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी ATM मशीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कोई तरीक़ेकार बनाएं,
कोई इस पर बैठकर बात करें तो हम इंशाअल्लाह ताला और हमारी पार्टी जरूर गौर करेगी। मुल्की मफाद में जो भी फैसले होंगे हम इनका इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसमें हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ये खुद तो सीरियस हो। चले ठीक है, खुद तो सीरियस हो। ये स्कीम है, पॉइंट जरा डिस्कस करना चाह रही हूँ आफ्ताब साहब से कि स्कीम के तहत गैर ऐलान शुदा बैंक अकाउंट्स, प्लॉट्स, ज़मीन, अपार्टमेंट्स, गाड़ियाँ या सोने की जो भी आपकी अशियाँ हैं उनको जाहिर किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं ये सवाल करूँ आफ्ताब साहब से, ये इस तरह की स्कीमें जो होती हैं वो फेक अकाउंट्स को जन्म देती हैं, क्योंकि एक आम आदमी कोई भी ज़मीन ख़रीदता है, कोई प्लॉट ख़रीदता है या बैंक अकाउंट अपना बनाता है और उसको चलाता है तो वो टैक्स देता है। लेकिन वो लोग जो टैक्स पेयर में है ही नहीं, उनका सारा मनी ब्लैक है, उसको आपने वाइट करने के लिए एक स्कीम मुतारिफ करवा दी है, तो वही बात होगी। जी देखें, एक तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि नून लीग एमनेस्टी स्कीम लाई, पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त ये था कि इस किस्म की स्कीम नहीं आनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया था, और इलीगल चीज़ों को और इलीगल अकाउंट्स को जो ना लीगलाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी आई नहीं है, डिस्कशन हो रहा है। बेनामी अकाउंट्स हों, यहाँ तो ATM की बात कर रहे हैं तो पूरे बैंक इन लोगों ने लूट लिए हैं। तो ये तो अजीब व गरीब सूरत हाल रही है। बैंक के इदारे अकाउंट्स पे आप लोग कितना काम कर रहे हैं कि अब मजीद फेक अकाउंट्स नहीं आ जाएंगे इस पर? आप इकोनॉमी को, माशी जो इकोनॉमी है उसको सही करने के लिए ये तमाम चीज़ों को रेगुलराइज करना पड़ेगा। और रेगुलराइज किस तरह होगा? जिसका भी बिजनेसमैन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तमाम लोग हैं जिनके अकाउंट्स के इश्यूज़ हैं, उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है ताकि टैक्स नेट भी बढ़े और रेवेन्यू भी जनरेट हो। जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है तो मैं कमरान कायरा साहब से बड़ा मुद्दबाना ये बात करूँगा कि एक सिंध असम्बली को भी ज़रा देख लीजिए कि सिंध असम्बली में कितनी लेजिस्लेशन हुई है। लेजिस्लेशन की जिम्मेदारी ज़ाहिर और ट्रेजरी बेंचेस की है, मगर उसके साथ साथ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो तो आते थे ना असम्बली में। मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रही, वो आते थे, लेजिस्लेशन भी होती थी, ऐवान जो था उसको एतमाद में लेते थे। वज़ीर आज़म साहब तो 1 घंटे का सेशन करने वाले थे, वो तो आए असम्बली में कितनी बार। जब भी प्राइम मिनिस्टर आए अपोजिशन ने उनको बात करने का मौका नहीं दिया। वो शोर शराबा, मैं तो असम्बली में होता हूँ ना, मैं देख रहा होता हूँ, मौके नहीं देती थी। ये देखें, एक दूसरे की रेसिप्रोकेट होती हैं इज्जतें। अपोजिशन की इज्जत हमने करनी है, अपोजिशन ने ट्रेजरी बेंचेस की करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनको मौका तो दें बात करने का। जब भी आते हैं शोर शराबा, हल्ला गुल्ला ये होता है। मतलब तो हरगिज़ ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आना छोड़ दें। नहीं, आए तो हैं, कई दफ़ा आए हैं, मगर ठीक है, और मजीद मेरा ख्याल है वो अभी आएंगे। अच्छा ठीक है। अब एक मुलाकात भी हुई है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नुमाओं की, और इस मुलाकात में क्या क्या कुछ तय पाया है कि ज़ाहिर है जो अपोजिशन है वो इकट्ठी हो भी रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पर यह कहा गया कि इमरान खान साहब पंजाब में वैधानियत को जन्म दे रहे हैं। पंजाब में वैधानियत को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि सूबे को बनी गारा से चलाया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म पार्टी सरबराह के तौर पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के तौर पर इंतज़ामी मुदाखलत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के दौर में PAC अपोजिशन के पास थी, PAC नैब का मुतवाज़ी इदारा नहीं है, तो ये एक ऑडिटर जनरल की पैरा पर जायज़ा लेता है। ये भी कहा गया कि आप असम्बली के मंजूरशुदा बिल को रोक देते हैं और आप एक मुंतखब असम्बली के इख्तियारात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आखिर इस तमाम तर मुलाकात में क्या तय पाया, अपोजिशन आगे हिकमत अमली क्या मुरतब कर रही है। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि इस मुलाकात का हिस्सा भी थे। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है अपोजिशन की जानिब से? क्या किया जाएगा, बैठा जाएगा या फिर एहतजाज की राह पर चला जाएगा? जी हसन साहब, हसन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी हसन साहब, आज जो बैठक हुई है आप लोगों की, क्या तय पाया है, क्या हिकमत अमली है आप लोगों की? आइंदा मुस्तकबिल में बैठ के बात करेंगे हुकूमत से या फिर एहतजाज की राह पे जाएंगे? देखिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं यही सवाल अली गौर साहब से कर लेती हूँ। अली गौर साहब, ये मीटिंग तो हो गई है, ये मीटिंग्स तो पहले 8 माह पहले भी बड़ी तवातर से हो रही थी, एक बार फिर 8 माह बाद दोबारा शुरू हो गई हैं। क्या एजेंडा क्या है इन मीटिंग्स का? अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, क्या नून लीग एहतजाज की सियासत पर जाएगी या नहीं? देखें, सूरत हाल ये है कि यकीनी तौर पर अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका इकट्ठे होना, बैठ के मशावरत करना, ये कोई औखी बात नहीं है।
और जब भी मतलब है कि अपोजिशन के जो कायदीन हैं पार्टियों के वो इकट्ठे होते हैं तो ये पीटीआई वालों को फ़ौरन ही मतलब है जो इनकी लीडरशिप या इनके नाम नहाद वज़रा हैं वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं। चूँकि आपको पता है कि इस वक्त कौमी असम्बली में भी ये सिर्फ चंद गिने हुए वोटों की अक्सरियत है फिंगर टिप्स के ऊपर, और ये घबराहट का शिकार रहते हैं हर वक्त और बुखलाए हुए। लेकिन अपोजिशन जो है मुल्क में इस वक्त आप देखें जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और जो मईशत जिस रुख जा रही है, इन सारे हालात को एड्रेस करने के लिए, और ये तो कितने कितने माह से आप देख लें कि अब मेरा ख्याल है 2 माह होने के करीब हैं कि ये सेशन ही नहीं उन्होंने कौमी असम्बली का बुलाया, ये स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग तक नहीं मतलब है बुलाते। तो ऐसे में अपोजिशन मशावरत कर रही है अपना मुस्तकबिल का लाया अमल बनाने के लिए, उसके लिए मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए अपोजिशन इकट्ठा बैठेगी, मशावरत करेगी और जो भी इंशाअल्लाह ताला फैसले होंगे वो मुल्की मफाद में होंगे और उसके लिए ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा और करते रहेंगे। इवन ये एमनेस्टी स्कीम है अली गौर साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि अगर बैठे हैं तो वाकई बैठ के आप लोग महंगाई के खिलाफ कुछ करें, आवाम के लिए कुछ आवाज़ उठाएं। मैं आपका टेक लूंगी सर, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट चलानी है, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगी तो उसी में आप इसका मौक़िफ़ भी दे दीजिएगा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जनाब कल कराची में, और ये सचल थाने की हदूद में एक और दफ़ा इस तरह का ये वाक़या जिसमें पुलिस फायरिंग से एक 1.5 साला बच्चा एहसन जा बहक हो गया। ऐसे कई वाक़यात 16 माह के दौरान हमने देखे। इसमें क्या वजूहात हैं? क्या पुलिस ट्रेनिंग की कमी है या गैर जिम्मेदारी है या फिर ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं? इन तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। अब तक की सूरत हाल ये है कि 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, IG साहब आके गुफ्तगू भी कर चुके हैं और सवाल तमाम तर ब्रीफिंग भी दे चुके हैं। लेकिन इन 16 माह में कितने बच्चे पुलिस की गोलियों का निशाना बने, इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई है। आइए पहले वो देखते हैं। दावे, वादे, यकीन दहानियां हुई बेकार, सिंध पुलिस की पुरानी रविश बरकरार। 16 माह में 5 वाकयात के बावजूद पुलिस के अतवार न बदले। 20 जनवरी 2018 को शारे फैसल पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से शहरी मकसूद जिंदगी की बाजी हार गया। जल्दी से मेरे भाई को मार दिया, आज जल्दी मेरे भाई को मार दिया। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट पर मकसूद को डाकुओं का साथी करार दिया, लेकिन बाद में गलती तस्लीम की। 13 अगस्त 2018 कोमल पुलिस मुकाबले के दौरान एहलकारों की जानिब से चलाई गई गोली का शिकार बन गई। यही उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े के बाद कोई बेहतरी आए यहाँ शहर में। ऑब्वियसली एक अफसोसनाक वाक़या है, ये हुकूमत की ही लैक थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। 21 जनवरी 2019 को कोरंगी में पुलिस एहलकारों का असलहा लेकर फरार होने वाले मुल्जिमान पर कानून के मुहाफिजों की जानिब से चलाई गई गोलियां लगने से मियाँ बीवी जख्मी हो गए थे। 23 फरवरी 2019 को नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब मेडिकल की तलबा नमरा पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से लुक़माए अजल बन गई। 2 अप्रैल 2019 को कायदाबाद में पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर एहलकारों की फायरिंग की जद में आकर जुहेब नामी बच्चा जख्मी हो गया, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। ये मुल्क में जब तक ये नाइंसाफी होते रहेगी, हम बच्चे पैदा करके तो ये लोग उसको मारते रहेंगे, तो हम लोग क्या करें? 5 अप्रैल 2019 को कायदाबाद का 10 साला सज्जाद मुबैना मुकाबले में एहलकारों की फायरिंग से जिंदगी की बाजी हार गया और कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1.5 साल का बच्चा पुलिस की फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। कराची में फायरिंग के वाकयात में मासूम अफराद की अमवात भी पुलिस के करता धरता अफराद को ना जगा सकी। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, आपका ही बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब और अली गौर साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं 1.5 साल एहसन की पुलिस के हाथों हलाकत के हवाले से, और यही मामला जो है इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे कि आखिर मामलात क्या हैं। पुलिस ट्रेनिंग का फुकदान है या फिर जो इदारा है वहाँ पर कुछ भर्तियाँ वो शफाफियत की बिना पर नहीं होती हैं। बहुत सारे मामलात हैं, कुछ सिंध हुकूमत और पुलिस के माबैन भी खासे इख्तलाफात नज़र आते हैं। लेकिन अभी मुझे आफ्ताब साहब इस हवाले से भी अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन कुछ इकॉनमी पे भी बात करना चाह रहे थे आफ्ताब साहब। मैं वेरी क्विकली माशी सूरत हाल में बात करना चाहता हूँ। जिस वक्त जनरल ज़िया की गवर्नमेंट गई है तो पाकिस्तान के ऊपर जो डेट था वो 13.5 अरब रुपये था। ठीक। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ सिविलियन गवर्नमेंट आया, डेमोक्रेसी आई, और जिस वक्त डेमोक्रेसी गई और परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो 39 अरब 39.5 अरब डॉलर का डेट था पाकिस्तान के ऊपर। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 1.5 बिलियन और बढ़ा 42 अरब हो गया। फिर लास्ट 10 साल में 50 अरब डॉलर का डेट चढ़ा है। तो ये 95 अरब डॉलर का जो डेट चढ़ा हुआ है, जो हम इस वक्त IMF के पास जा रहे हैं या किसी अपने दोस्त ममालिक से जो हेल्प ले रहे हैं, ये सारा जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट को पे बैक करने के लिए जो जिसको बोया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और नून लीग की गवर्नमेंट ने। इसी तरह इंटरनल डेट देखें, ट्रेड डेफिसिट देखें, सर्विसिंग कर रहे हैं। जो आज ये बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई का थ्रेशोल्ड ऑलरेडी बहुत हाई था, उसके ऊपर 7-8% इन्फ्लेशन। जी चले, हम आने वाले प्रोग्राम में सर आपको बिल्कुल दावत देंगे ताकि मैं पुलिस के हवाले से जो आपका जी देखें, पुलिस का जो इशू है, एक तो पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी है, पुलिस इनकॉम्पिटेंस भी है, पुलिस का इररिस्पॉन्सिबल भी एटीट्यूड है उनका, और पोलिटिसाइज भी हुई है। तो पुलिस को जदीद खतूत पे इस्तवार करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और फिर दूसरा ये कि जितने भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, आप मीडिया भी उठाता है 1, 2, 3 दिन, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं और फिर उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो वक्ती तौर पर टर्मिनेट हो जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल पॉइंट टेकन। ये थोड़े अरसे के लिए होता है या वाकई ऐसा है या नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त हम ज़रा बात करें एहसन के हवाले से। मासूम बच्चा जो कि इस दुनिया से चला गया, उसके नाना निसार अहमद शेख साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत दुख के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आपका नवाज़ साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप इन तमाम तर वाक़यात के पीछे है कौन, और पुलिस की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको कितना यकीन दिलाया गया है कि जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने तमाम तर मामला किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी निसार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी निसार साहब, बहुत ही अफसोस हुआ आपके नवासे के हवाले से। सर बताइएगा कितनी यकीन दहानी आपको कराई गई है कि जो मुल्ज़िमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? बस जो करा के चला जाता है। अभी जो है CM आया था, अभी 3 मिनट पहले चला गया, वो भी जी जो है उसने भी कहा नहीं हम नहीं सुनेंगे, हम दुख है। उससे पहले CCP आया था, मिनिस्टर आए थे, कोई एडवाइजर आता है, दूसरी सियासी पार्टियों के लीडर आते हैं, जो है सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, ये हैं, लेकिन हम पुलिस में तो भरोसा ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसे से वो बैठा हुआ है, पता नहीं क्या है। कल जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो मुझे कहता 1.5 घंटे के बाद आया, मैं कहता हूँ भाई कहाँ था तुम, ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है। कह रहा है कि किसी ऑपरेशन में था, अभी मुझे पता चला है, मैं आया हूँ। और जब पोस्टमार्टम के लिए जना हॉस्पिटल गए तो उधर मीडिया को कह रहा है कि वो कोई मर्डर करके भाग रहे थे, हमने उनको फायर किया, उन्होंने फायर किया जो इस बच्चे को लगा है। भाई वो मर्डर का बंदा कहाँ है, उसकी FIR कहाँ है, हमने उनसे पूछा, वो हमें बताओ किस घर में मर्डर हुआ है। तो बताने के लिए वो तैयार नहीं है। 4-4, 5-5 मौक़िफ़ ले रहे हैं। कभी किसी को जो है कन्विंस कर रहे हैं कि सर ये देखो ये ऐसी बात नहीं है, ये कभी क्या है कभी क्या है, तो हमें समझ में निसार साहब आपके पास वज़ीर आला भी आए, आपके पास DIG भी आए, लेकिन आप ये कह रहे हैं आपको किसी पर कोई भरोसा नहीं है, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो कह देंगे नहीं, क्योंकि देखे नहीं, मैंने पिछले कराची में रह रहा हूँ 2 साल से, पिछले जो 2-3 महीने में जो केसेज में सब क्या हुआ है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी बिल्कुल, फोटो सेक्शन होता है, ये होता है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो यानी कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कि 2-3 दिन बाद ये मामला दब जाएगा, आपका ये कहना है निसार साहब? ये सोच रहे हैं, लेकिन हम तो देखेंगे 4-5 दिन, नहीं तो हम तो हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। हमने चीफ जस्टिस साहब को किया था सुप्रीम कोर्ट को कि सर इधर
पता नहीं कौन सा कानून चल रहा है, सही वाकयात हो रहे हैं, कम से कम आप तो एक्शन ले। ठीक, हमारा तो बच्चा गया, कुर्बान हो गया, ठीक है, दूसरों को बच्चों का ख्याल करोगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर कराची के वाले बच्चे नहीं निकाले, ऐसे वाकयात को रोका ही जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद शेख साहब। नाना एहसन के हमारे साथ थे। उम्मीद उनको कोई नहीं है, बिल्कुल नाउम्मीद हैं, और उनका यही कहना है कि मुझे इंसाफ की उम्मीद इसलिए नहीं है कि ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा जो नवासा है इसके लिए भी 2-3 दिन तक लोग आएंगे, बात करेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपको इंसाफ मिल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।